प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य या भूमिका। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे दल राजनीतिक प्रक्रिया को संगठित करते हैं, सरल बनाते हैं और कभी-कभी उसको विखंडित होने वाले प्रशासनिक ढांचे में संगति स्थापित करने का कार्य करते हैं। जैसे अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक दल है वो दक्षिण के रूढ़िवादियों तथा उत्तर के उदारवादियों को समीप लाने या मिलाने का कार्य करता है। फिर दूसरी बात है कि राजनीतिक दल जो है वो सत्ता पर अधिकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। ब्रिटेन का रूढ़िवादी दल अपने आंतरिक गठन तथा सत्ता के वितरण की प्रकृति के बावजूद इंग्लैंड की राजनीति में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा भौगोलिक अनुवर्गों पर निर्भर है। सभी दल अपने समर्थन के क्षेत्र को विस्तृत या विकसित करने का प्रयास करते हैं। फिर है राजनीतिक दल सरकार तथा जनता के बीच संपर्क सूत्र की व्यवस्था करते हैं। जो राजनीतिक दल होता है वो जनता और सरकार के बीच एक ऐसा समन्वय स्थापित करता है, कड़ी का कार्य करते। संसदीय शासन में कानून का निर्माण और प्रशासन की जो शक्ति है वो राजनीतिक दल के हाथ में होती है और दलीय अनुशासन के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से अपनी इच्छा अनुसार कानूनों का निर्माण करवा सकती है। फिर है राजनीतिक गतिविधि का क्षेत्र बढ़ाते तथा जनता की भागीदारी के आधार को विस्तृत करते हुए राजनीतिक दल राजनीतिक नेताओं की भर्ती का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। फिर है राजनीतिक दल मुद्दे प्रस्तुत करते हैं, वे समाज के मूल्य परक लक्ष्य निश्चित करते हैं। फिर है राजनीतिक दल अनेक मुद्दों का चयन करके तथा उन पर ध्यान केंद्रित कराकर विचारों के लेन देन का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है विश्व के विकासशील देशों में या नवोदित और विकासशील राष्ट्रों में जहां अभी राजनीतिक परंपराओं का विकास नहीं हुआ है तो राजनीतिक दल राजनीतिक आधुनिकीकरण का कार्य भी करते हैं। राजनीतिक दल समाज कल्याण के कार्यों को भी संपन्न करते हैं जिसे उनकी गैर राजनीतिक गतिविधियां कहा जा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक दलों के केवल दो प्रमुख कार्य हैं, सहमति द्वारा अपने सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना और निर्णयों को लागू करना। अब आता है दलीय प्रणाली या राजनीतिक दल का मूल्यांकन। दलीय व्यवस्था के कुछ गुण भी है तो वो आलोचना से अछूते भी नहीं है। गुणों में हम जो देख रहे हैं वो है मानवीय स्वभाव के अनुकूल है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, शासन को दृढ़ता प्रदान करते हैं, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है, शासन की निरंकुशता पर नियंत्रण रखते हैं, श्रेष्ठ कानूनों का निर्माण करते हैं, शासन के विभिन्न अंगों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हैं, विभिन्न मतों का संगठन बनाए रखते हैं, राष्ट्रीय एकता का साधन है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास भी इन्हीं के माध्यम से संभव है। लेकिन इसके दोष भी हैमिल्टन, रूसो आदि ने कहा है।
हैमिल्टन ने राजनीतिक दलों को बुरा कहा था और रूसो ने भी इस संबंध में टिप्पणी की थी कि सामान्य इच्छा या सच्चा लोकमत ऐसे देश में व्यक्त नहीं हो सकता जहां राजनीतिक दल या वर्ग विद्यमान हो। तो इसके जो दोष गिनाए गए हैं वो है लोकतंत्र के विकास में बाधक। वो कहते हैं कि राजनीतिक दल उस व्यक्तिगत विचार तथा कार्य संबंधी स्वतंत्रता का अंत कर देते हैं जिसे लोकतंत्रात्मक शासन का आधारभूत सिद्धांत समझा जाता है। दूसरा है राष्ट्र हितों की हानि। कि दल भक्ति के आधिक्य से देश की भक्ति की आवश्यकताओं पर पर्दा पड़ जाता है। मत प्राप्त करने के धंधे पर अत्यधिक ध्यान देने से दलों के नेता और उनके प्रबंधक देश की उच्चतम आवश्यकताओं को भूल जाते हैं या टाल जाते हैं। फिर इसका एक दोष है शासन कार्य में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों की उपेक्षा। क्योंकि दलीय व्यवस्था के कारण वही व्यक्ति वहाँ जाते हैं जो राजनीति में अपने को डाल लेते हैं या नेतृत्व करते हैं या बहुमत से जीतते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होते हैं, जिनमें बहुत गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, उन लोगों को तो छोड़ दी जाती है या उपेक्षा होती है। फिर है ब्रह्मात्मक राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। फिर है सामान्य नैतिक स्तर में गिरावट। फिर है जनता में मतभेदों को प्रोत्साहन देना। फिर है राजनीति में भ्रष्टाचार। नेक्स्ट है समय और धन का अपव्यय। फिर है राजनीतिक दलों में सत्ता का विकेंद्रीकरण। राजनीतिक दलों में सत्ता का केंद्रीकरण। ये सारे दोष जब गिनाए गए, लेकिन वास्तव में ये दोष मानवीय दुर्बलताओं और परिस्थितियों की अपूर्णता के ही प्रतिबिंब है। राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा कि किसी के संबंध में विचार करना कि किसी को हवाएं और किसी को ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। ऐसा लावेल का मानना है। अब अगले वीडियो में हम करेंगे दल प्रणाली के रूप।